नमस्कार। एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ एक नई किताब लेकर। दीवार में एक खिड़की रहती थी, जिसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जी, और इसकी विधा है उपन्यास। तो इस उपन्यास की खास बात यह है कि 1999 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1999 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल जी को इस किताब के लिए, इस उपन्यास के लिए 25,000 रुपये नगद राशि, साथ में एक शील्ड, एक तमगा प्रदान किया गया था, जो कि अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार में वर्तमान में 1 लाख रुपये नगद राशि दी जाती है और एक शील्ड, एक तमगा प्रदान किया जाता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता दिया ताकि इस किताब की आपको महत्ता समझ में आ सके। तो चलिए अब हम रिव्यू शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस किताब के बाहरी स्वरूप पर कुछ बातचीत कर लें, किताब की बनावट पर कुछ बातचीत कर लें। तो इसका कवर जो है बहुत ही खास तरीके से डिजाइन किया गया है, जो कि मीनिंग देता है एक। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक दीवार है और दीवार में एक खिड़की भी बनी हुई है, जो कि इसके शीर्षक को समझाता है, दर्शाता है। दीवार में एक खिड़की रहती थी और इसके पीछे लेखक का परिचय है, यानी कि उपन्यासकार का परिचय है। तो विनोद कुमार शुक्ल के बारे में एक खास बात यह है कि ये महाशय जो है किसी भी चीज़ को समझाने के लिए, किसी भी बड़ी बात को समझाने के लिए, या फिर कोई भी जीवन सत्य को समझाने के लिए, या फिर कोई भी बड़ा सा मनोविज्ञान समझाने के लिए प्रकृति की ओर ज़्यादा रुख करते हैं। जैसे कि ये प्रकृति के कोई जीव जंतु के सहारे अपनी बात कहते हैं, या फिर प्रकृति के किसी बिंबों का सहारा ले लेते हैं। नदी, तालाब, झरने आदि इत्यादि बहुत तरह के प्रतीकों को यह इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इनके उपन्यास को, या फिर इनकी कहानी को, या फिर इनकी रचनाओं को बड़े ही गौर से पढ़ना पड़ता है, समझ कर पढ़ना पड़ता है। अन्य उपन्यासों की तरह नहीं कि जल्दी जल्दी एकदम से पढ़ते चले जा रहे हैं, आगे निकलते जा रहे हैं। घटनाक्रम, स्थितियाँ समझ आती जा रही है, कहानी बहुत ही हल्की फुल्की है, ऐसी बात नहीं है इसमें। इसे समझना पड़ता है, रुक कर ठहर कर पढ़ना पड़ता है। इसीलिए आप अगर इन्हें पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़े सलीके से पढ़िएगा, क्योंकि ये विनोद कुमार शुक्ल हैं, है ना। ये बहुत बड़े लेखक भी हैं, बहुत बड़े कवि भी हैं, बहुत बड़े उपन्यासकार भी हैं, लेकिन इन सबसे परे ये एक सूक्ष्म दृष्टा भी हैं, जो कि वस्तुओं को एज इट इज देखते हैं, कि जो है जैसा है वैसा ही देखते हैं, और उसे लिख देने की क्षमता इसमें पर्याप्त है। इसीलिए ये हिंदी साहित्य के अनगिनत सितारों के बीच कभी कभी सूरज की तरह तो कभी कभी चांद की तरह चमकते हुए नजर आते हैं। तो चलिए अब हम इसकी कहानी की ओर बढ़ते हैं। और इसके कहानी में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का किस्सा है। एक नवविवाहित दंपत्ति की कहानी है, जिसमें एक रघुवर प्रसाद हैं, जो कि एक लेक्चरार हैं गणित डिपार्टमेंट के। वो अपने ही पास के एक छोटे से शहर के एक छोटे से महाविद्यालय में गणित के लेक्चरार रहते हैं, और उनकी शादी होती है सोनसी नाम की एक लड़की से। और ये दोनों अपने गांव से अलग एक जगह लेकर, एक रूम लेकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जहाँ की उनके माता पिता भी इनके गांव से आते रहते हैं। तो इनको लगता है कि अगर ये ज़्यादा रुपया पैसा कमाते तो ये अपने पिता की सारी इच्छाओं को पूरा करते, रघुवर प्रसाद को लगता है, और सोनसी भी इसमें साथ देती है। तो ये एक कहानी है जो कि इसमें ज़्यादा मार धार नहीं है, या फिर जैसे कि आप प्रेमचंद को पढ़ें तो एकदम से स्थितियां बदल जाती है, या फिर कोई जादू सा होता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें जो है एकदम जीवन की बातें लिखी गई है, यानी कि जीवन को ही लिखा गया है, जीवन ही है बस इसमें, और कुछ ज़्यादा नहीं है कुछ। और कभी कभी फैंटेसी भी इसमें दिखने को मिलेगी, लेकिन वो फैंटेसी नहीं है, वो सच्चाई है जीवन की, जिसे आगे हम बातचीत करेंगे। उन प्रतीकों को भी समझने की कोशिश करेंगे, जिन प्रतीकों के माध्यम से ये दूसरी दुनिया की झलक देते हैं। तो अब यहाँ बात यह उठती है कि हम अपने ही जीवन के कहानी को कितना समझते हैं। हम अपनी ही कहानियों से बोर हो जाते हैं तो दूसरे की कहानी को पढ़कर क्या करेंगे, या फिर हम अपनी ही कहानी में उलझ जाते हैं तो दूसरे की कहानी पढ़कर और ज़्यादा उलझने से क्या फ़ायदा। तो आपको बता दें कि इस कहानी में, इन दोनों की कहानी में, रघुवर प्रसाद और सोनसी की कहानी में कुछ खास है जो अपने जीवन में कम ही देखने को मिलता है, या फिर होता ही नहीं। अपने जीवन में क्या होता है, संघर्ष है, भागम भाग है, भाग दौड़ है, ये वो है, लेकिन इनके जीवन में एक ठहराव भी है। भाग दौड़ के साथ ही साथ, संघर्षों से जूझने के साथ ही साथ इनके जीवन में एक ठहराव भी है। एक इनके कमरे में खिड़की है, जिससे होकर ये दूसरी दुनिया की ओर चले जाते हैं। तो ये खिड़की वो फिजिकल खिड़की नहीं है जो हमारे पीछे भी है, ये खिड़की नहीं है, बल्कि ये खिड़की अपने अर्थों में खास है। इस खिड़की का अर्थ है कि अपने
विचारधारा में एक खिड़की, अपनी शरीर जो है जिसमें कि हम रहते हैं, ये भी शरीर भी एक कमरा की तरह है, इसमें भी एक खिड़की रहनी चाहिए जिससे होकर हम विदेही बन सके। रामायण में एक शब्द है जिसका बार बार प्रयोग किया गया है, विदेही। उसका मतलब है हम अपने शरीर से बाहर जीने लगे, निकलने लगे। तो वो शरीर से बाहर निकलना यानी कमरे से बाहर निकलना, शरीर कमरा ही है तो इस कमरे से बाहर निकलना, तो और अपने जो विचारधाराओं में एक दीवार बनी होती है, उस दीवार से बाहर निकलने के लिए एक खिड़की है, इसका मतलब ये है। और ये खिड़की रघुवर प्रसाद और सोनसी को दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। तो रघुवर प्रसाद के एक जो प्रधानाचार्य होते हैं वो भी इनसे मिलने आते हैं, विभागाध्यक्ष। तो इनके रूम में प्रवेश करते हैं तो रघुवर प्रसाद एक बार उन्हें भी इस खिड़की से उस दुनिया की सैर पर ले जाते हैं। तो उस दुनिया की सैर करके उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। और इनके जो विभागाध्यक्ष हैं रघुवर प्रसाद के, वो फिर से चाहते हैं कि उस दुनिया में एक बार फिर जाएं, लेकिन वो फिर जा नहीं पाते हैं क्योंकि वो जीवन के उलझनों में ही फंस कर रह जाते हैं, वो छोटी छोटी बातों में ही उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन रघुवर प्रसाद उस दुनिया में बार बार रोज ही चले जाते हैं। तो इसीलिए यह किताब पढ़नी खास है, ताकि आपके जीवन में भी एक खिड़की बन सके ऐसी, जो कि ध्यान की खिड़की है ना, जिससे होकर आप दूसरी दुनिया में जा सकें, दूसरी दुनिया का भी मजा ले सकें और उसके अनुभव को देख सकें। हमने रामकृष्ण परमहंस के जीवन के बारे में पढ़ा है और उनकी पत्नी माँ शारदा के वैवाहिक संबंध के बारे में भी पढ़ा है। हमने राम शर्मा जी आचार्य के बारे में पढ़ा है और उनकी पत्नी के वैवाहिक संबंध के बारे में भी पढ़ा है। तो वैसा ही कुछ खास, वो तो आध्यात्मिक जीवन जीते थे वो महापुरुष, लेकिन ये रघुवर प्रसाद और सोनसी सांसारिक जीवन में भी उस आध्यात्मिकता की झलक पा रहे हैं इस खिड़की के सहारे। तो इसीलिए यह किताब पढ़नी जरूरी हो जाती है, ताकि आप भी उस खिड़की की ओर आकर्षित हो सके, उस खिड़की को खोल सकें। तो आई होप कि आप यह किताब ज़रूर पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने आपको यह किताब रिकमेंड भी किया। और इसके बारे में बातचीत करें तो इसमें बहुत ही प्रतीकों में बातचीत की गई है, जैसे कि एक हाथी है जिससे कि रघुवर प्रसाद रोज महाविद्यालय आना जाना करते हैं, मतलब आते जाते रहते हैं। और उस हाथी को चलाने वाले हैं एक साधु जो कि उस पर अंकुश लगाते हैं। तो अब यहाँ एक प्रतीक क्या है कि अन्य रिव्यूवर जो हैं, मैंने कई रिव्यूज़ को पढ़ा इस पर, तो उसमें क्या है कि रिव्यूवर हाथी को हाथी ही समझ रहे हैं, जबकि मेरा मानना है कि वो हाथी नहीं बल्कि मन का ही एक रूप है जिस पर कि साधु ही अंकुश लगा सकता है। जो कि अपने आप को साधा हुआ है वही इस पर सफ़र कर सकता है, इस पर बैठकर दुनिया की सैर पर निकल सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। जो भी आप अगर इस किताब को पढ़ें तो हाथी को हाथी ना समझें बल्कि हाथी को मन का एक रूप समझें, तभी आपको ये किताब समझ में आएगी। तो अब बारी है इस किताब को एक ऐसे लक्की व्यूअर को वेट करने की जिनका साहित्य में थोड़ी बहुत भी रुचि हो। अगर आपको भी लगता है कि आपको साहित्य में रुचि है तो आप हमसे इंस्टा पर कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ डीएम करके अपनी साहित्यिक रुचि के बारे में लिख सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके तो हम आपको कांटेक्ट कर यह किताब भेंट स्वरूप प्रदान कर सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।